दोस्तों, आज हम एक ऐसे महिला के बारे में बात करने वाले हैं जिसको विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने दुनिया की विद्रोही महानायिकाओं में शामिल किया था। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के बुंदेलखंड जालौन जिले के एक गांव गोरहा के मल्लाह देवी दिन के यहाँ एक नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि घर में बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्लाह देवी दिन का सर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी करने की और उसके दहेज की। देवी दिन ने अपनी बेटी का नाम रखा था फूलन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक महिला डकैत फूलन देवी के जीवन के बारे में जानेंगे, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फूलन देवी के बारे में जिसे टाइम मैगजीन ने दुनिया की विद्रोही महानायिकाओं में एक माना था, जिसके जीवन के ऊपर ना जाने कितने लेख और किताबें लिखी गईं। हम में से ज्यादातर लोग फूलन देवी की कहानी जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम इसी फूलन देवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट और सच के बारे में जानेंगे जो शायद फूलन देवी के बारे में सोचने का आपका और हमारा नजरिया बदल देगा। तो इस केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, शुरुआत में फूलन के पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उनके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप का माहौल हो जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वह तब वो शांत नहीं थी, वह एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी भिड़ जाती थी। एक दिन फूलन पूरे दिन मजदूरी करती है, लेकिन मालिक मजदूरी का पैसा देने से इनकार कर देता है। फूलन रात में उस मालिक के मकान को गिराने की कोशिश करती है। तो आप कह सकते हैं कि फूलन देवी का नेचर बचपन से ही विद्रोही था। फूलन के पिता देवी दीन बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्च चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। फूलन के पिता की मृत्यु के बाद देवी दीन का भाई फूलन का चाचा फूलन के घर का मुखिया बना और अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की 1 एकड़ जमीन भी हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि फूलन ने अपने चाचा के लड़के का सर फोड़ दिया। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन अपने खेतों के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर फूलन को अपने परिवार और गांव के लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह नहीं मानी। फूलन बचपन से ही बहुत निडर थी। शुरुआती दिनों में जब फूलन के पिता जिंदा थे तो फूलन के उग्र स्वभाव को देखकर देवी दीन को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उसके पिता देवी दीन ने फूलन का विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पुख्तीनाग मल्लाह के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन फिर उसको अपनी नीयत मानकर उसने स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला किया था, लेकिन सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जल्द ही यह सब फूलन के बर्दाश्त से बाहर हो गया। फूलन बीमार हो गई और अपने मायके वापस आ गई और कुछ वक्त के बाद जब स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो वह वापस अपने ससुराल गई। वहाँ पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और फूलन को मार पीट कर वापस मायके भेज दिया। अब फूलन अपने मायके आकर रहने लगी और अपने पिता की हड़पी हुई जमीन के बारे में अपने चाचा से बात की। फूलन के चाचा का बेटा मायादीन फूलन को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देता है और जेल में भी फूलन के साथ पुलिस वाले रेप करते हैं और थाने में फूलन के साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म होता रहता है और फिर 2 दिन के बाद पुलिस खुद ही फूलन को रिहा कर देती है। इन सारी परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहाँ से वापसी संभव नहीं थी। फूलन को डाकुओं का एक गिरोह अगवा करके ले जाता है और 16 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया जाता है।
इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी। सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से फूलन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने अपने पति को घर से निकालकर लोगों के भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने ये ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। लेकिन हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। जिन डाकुओं के गिरोह में फूलन शामिल हुई थी, उस गिरोह में भी कई तरह की मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था उसको। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। बाबू गुज्जर के लिए वह सिर्फ एक शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। लेकिन विक्रम मल्लाह, जो गिरोह में बाबू गुज्जर का दाहिना हाथ था, उसने इसका विरोध किया। विक्रम मल्लाह के विरोध करने के बावजूद सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती कर उसका रेप किया। बाद में विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या करने के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच डाकुओं का दूसरा गिरोह, जिसमें श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर नाम के 2 डाकुओं ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बहमई ले गए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा और फूलन को पूरे गांव में नंगा घुमा दिया। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वह छुपते छुपाते उस गांव में पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले जाने में कामयाब रहे। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उस गिरोह की सरदार बने। अब फूलन को श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर के चंगुल से निकलने के 7 महीने के बाद वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को बदले की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बहमई गांव पहुंची। यहाँ पर एक शादी का आयोजन था, जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया और बहमई गांव के सभी मर्दों को इकट्ठा करके उनमें से श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर को ढूंढने लगी। उसने सबसे पूछा कि वह दोनों कहाँ हैं, लेकिन किसी ने भी श्री राम लाला और लाला राम ठाकुर के बारे में फूलन को नहीं बताया और जब बार बार पूछने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो फूलन ने 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। अपने दुश्मनों को वहां न देखकर फूलन बुरी तरह से बौखला गई थी और उन 21 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। उन 21 लोगों में से एक चश्मदीद और एकमात्र जीवित बचे चंद्र सिंह ने बाद में BBC न्यूज को बताया था। फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। अपने मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा और फिर खड़े होने के लिए कहा। ऐसा उसने कई बार करने के लिए कहा और फिर अचानक ही अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंद्र सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रह गए थे। बहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर भिंड के SP राजेंद्र
चतुर्वेदी के समझाने के बाद फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया था और 11 साल तक वह जेल में रही थी। लेकिन इसके लिए उसकी अपनी शर्तें थीं। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही थी फूलन ने। दूसरी शर्त के मुताबिक उसने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया और 11 साल तक जेल में रहकर सजा काटी। फिर जेल से रिहाई के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुई और फूलन देवी का राजनीतिक सफर यहाँ से शुरू हुआ। 1996 में फूलन देवी ने सपा के टिकट पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। दोस्तों, फूलन जब जेल से बाहर निकली तो उनके बहुत सारे इंटरव्यू हुए। उनमें से एक इंटरव्यू वाइल्ड फिल्म्स इंडिया के द्वारा लिया गया, जिसमें फूलन से फिल्मों और एजुकेशन से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो फूलन का जवाब था कि पढ़ाई आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपकी आने वाली जिंदगी को एक अच्छी दिशा देती है। फूलन ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब की इस दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। मैंने पढ़ाई शुरू की है। और दोस्तों, फूलन देवी को हम चाहे जिस भी नजरिए से देखें, लेकिन फूलन देवी उस वक्त में भी एक प्रोएक्टिव एंड प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली महिला थी। जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करने वाली महिला थी। इसी इंटरव्यू में फूलन देवी ने कहा था कि मैं अब दोबारा बेटी होकर एक दलित और गरीब के घर पैदा नहीं होना चाहूंगी और कोई भी लड़की गरीब के घर बिल्कुल भी पैदा ना हो तो ही अच्छा है। फूलन देवी ने यह बात कहकर अपने जिंदगी के सारे दुख और तकलीफ को एक लाइन में बयान कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के सरकारी बंगले पर ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने फूलन देवी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। हत्या करने के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमेई गांव नरसंहार का बदला लिया है। उसने ये भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा है और इस तरह फूलन देवी के जीवन का अंत 25 जुलाई 2001 को हो गया। दोस्तों, फूलन देवी को लेकर लोगों में अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहार के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वह दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में उसकी शादी एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति से कर दी, या फिर उस अधेड़ उम्र फूलन के पति से जिसने एक बच्ची के साथ दिन रात रेप किया और अपने परिवार के बाकी मर्दों से भी उसके साथ दुष्कर्म करवाया, या फिर श्री राम ठाकुर या लाला राम ठाकुर को, जिन्होंने उच्च जाति होने का फायदा उठाया और फूलन के साथ खुद भी रेप किया और गांव के हर मर्द से दरिंदों की तरह फूलन के जिस्म को नचवाया, या फिर उन पुलिस वालों को जिन्होंने जेल में उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया, या फिर हम दोष उस प्रशासन को दे जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर हम दोष खुद फूलन को दे जिसने बदले का रास्ता चुना। फूलन देवी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े यह तथ्य और फूलन देवी का सच आज भी हमारे बीच जीवित है, जो समाज का एक अलग चेहरा हमें दिखाता है। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें। थैंक यू।